नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, महान समाज सुधारक, भारत रत्न से अलंकृत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण जीवन संघर्ष, समानता और सामाजिक न्याय की अद्वितीय मिसाल है। हमें उनके आदर्शों पर चलकर एक समतामूलक समाज के निर्माण का संकल्प लेना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र पहुंचे, जहां सीएम ने मल्लिकार्जुन स्कूल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। वहीं सीएम धामी ने कहा, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो व्यक्ति को आसमान की बुलंदियों में पहुंचा सकता है। वहीं उन्होंने सभी छात्र छात्राओं से मन लगाकर पढ़ने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा, आज मल्लिकार्जुन ग्रुप ऑफ स्कूल पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है। इस विद्यालय से पढ़े बच्चे आज ऊंचे ऊंचे पदों में विराजमान हैं। आज सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रयास कर रही है। सरकारी विद्यालय में कई प्रकार की सुविधा छात्र छात्राओं को दी जा रही है। पूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए और उसके लिए हम सबका प्रयास जारी है। उसमें समाज के लोग भी आगे आ रहे हैं और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जहां जिस प्रकार की सहयोग है, प्रोत्साहन की आवश्यकता है, हम उसमें कर रहे हैं। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। मैं उनका भी सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आकर निश्चित रूप से जिन क्षेत्रों में अभी शिक्षा के लिए काम करने की आवश्यकता है, वहाँ सभी काम करके एक आदर्श राज्य के रूप में जो हम सबका संकल्प है वो पूरा हो। देहरादून से खबर है, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में चकराता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के सरकारी आवास का घेराव किया। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला के साथ और कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। शिक्षा मंत्री के पास जनप्रतिनिधियों से मिलने का समय नहीं है। उनकी आंखें खोलने के लिए यहां उनके आवास पर धरने पर बैठे हैं। वहीं उत्तराखंड के कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। राज्य में बदहाल व्यवस्था को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने को भी तैयार है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष रहे, वर्तमान में चकराता से विधायक हैं प्रीतम सिंह, वो आज जो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, उनके आवास पर अगर मैं अपने सहयोग से कहूंगा वहां बैठे हुए हैं और भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद है। उसके साथ साथ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा भी यहाँ पहुंचे हैं, बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला के साथ और कांग्रेस के कई जो बड़े नेता है वो यहाँ पहुंचे हैं। और उनका सीधा आरोप यह है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी भ्रष्टाचार है। उसको लेकर के इन्होंने मांग की थी कि शिक्षा मंत्री से लोग मिलना चाहते थे, लेकिन उनका आरोप सीधा यह है कि जो प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो नेताओं से नहीं मिलना चाहते। हालांकि कई बार के विधायक प्रीतम सिंह है, एक सीनियर नेता, यहाँ पर अगर देखेंगे वहां पुलिस उनको ले जाने की कोशिश और यहाँ से उठा भी लिया गया। हमारी बात दोनों नेताओं से हुई है। उनका साफ कहना है कि कैबिनेट मंत्री लोगों से नहीं मिलना चाह रहे हैं और कांग्रेस प्रदेश की व्यवस्था बहुत बदहाल है। देखिए, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। सरकार को, मंत्री को इससे कोई सरोकार नहीं है। कई बार मंत्री से मिलने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई, लेकिन मंत्री के पास समय नहीं है। हालत यह है, मंत्री मस्त है, विभाग चौपट है। ये स्थिति प्रदेश के अंदर है। और अगर मंत्री को विधायक से मिलने का समय नहीं है तो फिर किससे मिलोगे वे मंत्री जी आप? तो ये मंत्री की हालत है, स्थिति है। सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, इसके खिलाफ संघर्ष है। प्रीतम सिंह जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो विधायक होने के साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। अगर उनके मिलने का टाइम तक अगर मंत्री नहीं दे रहा तो इससे अफसोसजनक बात क्या है। और चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चारधाम यात्रा में सब कुछ दिखाई दे दिया। जब लोग मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी से, कार्डियक अटैक से, उस समय मंत्री जी दूसरे प्रदेश में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। सभी नेताओं को पुलिस यहाँ से ले जा चुकी है और आप देखेंगे वो स्थान जो घेराव किया था मंत्री के आवास का, उसको पुलिस ने खाली करा दिया गया। आगे क्या कार्रवाई होती है और कांग्रेस के नेताओं का क्या, क्योंकि उनका साफ कहना है कि यही सब कुछ प्रदेश में चलता रहे तो वो एक भारी आंदोलन भी प्रदेश में करने को तैयार रहेंगे। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल पाशा, TV 24।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हिस्सा लिया। साथ ही भाजपा के संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन दर्शन को लेकर चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन दर्शन हमेशा लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला है। उनका कहना है कि जिन्होंने संविधान बदलने की बात कही है, संविधान के साथ उन्होंने क्या किया है ये सबको मालूम है। कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज का अपमान किया। आज पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर उनके पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने का काम किया गया है और देश के प्रधानमंत्री लगातार 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक संविधान दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। 2 दिन के पार्लियामेंट में डिबेट होने वाली है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के देश के निर्माण में क्या योगदान रहा है उस पर चर्चा हो गई और उनको भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान को बदलने का पाप किया है, प्रीएम्बल को बदला है, उन्होंने उसके अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर जोड़ने का काम किया है, उस पर भी चर्चा होगी। किस प्रकार से संविधान के धज्जियां उड़ा के आपातकाल लगाया गया, उस पर भी चर्चा होगी कि किताब को लेकर संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदल देंगे और जब विदेश में जाते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, ये बात कहते हैं। ये सारी चर्चा होंगी कि किस प्रकार से देश को आजाद कराने वाले महापुरुषों को कांग्रेस ने लगातार अपमान किया है और आज देश का दलित भूला नहीं है इस बात को। उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का मौका मिला है। राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ 28 जनवरी को होगा, वहीं 14 फरवरी को खेलों का समापन होगा। इस दौरान उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय खेलों को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली है। राष्ट्रीय खेलों का समापन हल्द्वानी में होगा। राज्य में राष्ट्रीय खेलों और प्रदेश में खेल की योजनाओं को लेकर टीवी 24 के संवाददाता आदिल पाशा ने उत्तराखंड सरकार में खेल मंत्री रेखा आर्य से खास बातचीत की। उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है और राज्य सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां खेलों को लेकर हो गई हैं। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री खेल मंत्रालय उनके पास है रेखा आर्य इस वक्त मौजूद है। मैम बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो राष्ट्रीय खेलों की तैयारी पूरी राज्य सरकार आप भी बहुत दिनों से लगातार करें, तो कैसे क्या आयोजन होना है और कितनी तैयारी अभी तक राष्ट्र? देखिए 38 नेशनल गेम की तैयारी सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा लगातार, जब से हमें ये अलॉट हुआ तब से हम लगातार इसकी तैयारी को लेकर हर दिन नए आयामों को छू रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि खेल अवस्थापनाओं के विकास के मामले में जहाँ जहाँ हमारे राष्ट्रीय खेल निर्धारित हुए हैं वहाँ वहाँ हमारी तैयारियाँ लगभग पूर्णता की ओर है। और भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा जीटीसीसी का गठन और जीटीसीसी के गठन के बाद में संबंधित खेल स्थापनाओं में उनका निरीक्षण, इसके साथ ही जहां जहां जो खेल प्रस्तावित हैं उन खेलों के संदर्भ में संबंधित खेलों के डीओसीज उन सब ने भी निरीक्षण किया है। तो अभी तक मैं समझती हूं कि अवस्थापनाओं के परिप्रेक्ष्य में खेल की तैयारियां लगभग पूर्णता की ओर हैं और शेष कार्य जो है जिसमें हमारे को सेरेमनीज करनी है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 28 जनवरी से होगा, तो उस सेरेमनी के लिए भी टेंडर कॉल की गई है और क्लोजिंग सेरेमनी जो कि हल्द्वानी में होनी है उसको लेके भी जो है निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। मैं समझती हूँ कि लगातार हमारी ये कोशिश है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बेहतरीन प्रदर्शन करें। उनके लिए उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा जो कैंप की डिमांड थी वो डिमांड भी हम लोगों ने पूरी कर दी है। लगातार हर खेल के कैंप जो है वो विभागीय बजट के माध्यम से कर दिए गए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर प्रदेशवासियों और क्या संदेश? देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर मेरे प्रदेशवासियों से हूँ अथवा अपने खिलाड़ी साथियों से हूँ, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हम सबको एक गौरव का क्षण प्रदान करता है राष्ट्रीय खेल जो अपने उत्तराखंड में होने जा रहा है। मैं चाहूँगी कि आपकी शुभकामनाएं निश्चित रूप से इसमें चाहे प्रतिभाग करके आप लोग इस शुभकामनाओं को अवसरों में बदलें। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि
विभाग की ओर से एक कोशिश है कि अधिक से अधिक वॉलंटियर जो है इस नेशनल गेम के निमित्त जो है हमको प्राप्त हों, तो लोग इस तरह से भी जुड़े। ये खेल एक विभाग का या सरकार का नहीं, अपितु पूरे उत्तराखंड का है। एक एक उत्तराखंडी भाई बहन जो है इस नेशनल गेम से जुड़े, ऐसी मेरी भावना है और ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। हमारे साथ बात कर रही थी उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री, खेल मंत्री जिनके पास, खेल मंत्रालय जिनके पास रेखा आ रही है, उन्होंने कहा राष्ट्रीय खेलों को लेकर राज्य सरकार की पूरी तैयारियां हैं और प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए, उन सब मुद्दों को लेकर उन्होंने TV24 से बात की। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल पाशा, TV24। उत्तराखंड में अप्रैल 2023 में 894 वन आरक्षी की भर्ती को लेकर परीक्षा हुई थी, जिसका परिणाम जनवरी 2024 में आ गया था। उसके बाद मार्च अप्रैल तक सभी आरक्षियों को ज्वाइन करना था, लेकिन 159 वन आरक्षी ज्वाइन नहीं कर पाए थे। उसके बाद वेटिंग अब आरक्षियों की ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन अभी तक इन वन आरक्षियों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, जिसके चलते काफी दिनों से ये ज्वाइनिंग को लेकर वन मुख्यालय देहरादून में धरने पर बैठे हैं। TV24 के अपने संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। उत्तराखंड में वन आरक्षी को लेकर भर्ती हुई थी, 894 पदों पर ये भर्ती हुई थी, जिसमें जनवरी में उनको नियुक्ति पत्र मिलने के बाद और मार्च में वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन 160 लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था और उसके बाद प्रावधान ये था कि जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे होते हैं उनको ज्वाइन करना होता है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पहुंचे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था और उसके बाद वो वेटिंग में थे। तो क्या अभी तक उनको, क्योंकि 160 लोगों की ज्वाइनिंग होनी थी, हालांकि विभाग ने जरूर कहा था कि इन लोगों की भर्ती की जाए, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं है और ये लोग वन मुख्यालय में भी काफी दिनों से धरने पर हैं और आज ये प्रेस क्लब पहुंचे हैं। सीधा इनसे जाने क्या आप लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं, तो अभी तक क्या मांग है और किन मांगों लेकर आप? मेरा नाम मोहित गैतोड़ी, मैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ। तो सर देखो, जो ये भर्ती प्रक्रिया है ये है 21 अक्टूबर 2022 की है, जो यूकेपीएससी के द्वारा कराई गई थी। और जो सर इसका जो लिखित परीक्षा हुई थी 9 अप्रैल 2023 को कराई गई थी। और जो इसके बाद जो इसमें शारीरिक दक्षता और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो इसका फाइनल रिजल्ट निकला था वो 15 जनवरी 2024 को निकाला गया था। और उसी दिन आयोग के द्वारा यह विभाग को अवगत करा दिया गया था कि हम इनके साथ साथ शारीरिक दक्षता के लिए परीक्षा सूची हम निर्गत कर रहे हैं करके आपको। तो इसके साथ साथ ही सर हमारी जो है भर्ती प्रक्रिया मतलब चल रही थी और 10-11 मार्च को हमारा शारीरिक दक्षता हुई और जो बच्चे इसमें सफल हुए उनका 23 अप्रैल 2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभिलेख सत्यापन लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया गया। सर अगला कदम यही है सर, हम भूख हड़ताल, धरना हो गया, धरना तो हम कर ही रहे हैं, भूख हड़ताल, आमरण अनशन, उसके अलावा मार्च पास करेंगे सीएम आवास का और उसके अलावा हम कोर्ट का रुख भी अपनाएंगे सर, क्योंकि सर हमारे लिए हर छोटी जॉब बहुत मायने रखती है सर और इसके लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे सर। मेरा नाम प्राची उनियाल है और मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ। सर हमारी कोई नाजायज मांगे नहीं है, हमारा रिजल्ट आ चुका है और हमें सिर्फ ज्वाइनिंग मिलनी है और हम 5 महीने से इनके चक्कर काट रहे हैं। हमें कभी कुछ बोला जा रहा है, कभी कुछ बोला जा रहा है, लेकिन सिर्फ हमें ज्वाइनिंग ही नहीं मिल रही है और हम हर चीज धरना से लेके हर चीज कर रहे हैं और हमें सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए, बस हमें ज्वाइनिंग ही दिला दीजिए। लंबे समय से इनकी मांग यही कि जो खाली पद है उनको भरा जाए और पूरे प्रदेश के जो लोग हैं यहाँ इकट्ठा हैं और इन्होंने एग्जाम दिया था और सीधा इनका कहना है कि क्योंकि विभाग की भी डिमांड है कि जल्द से जल्द इन पदों को भरा जाएगा, लेकिन शासन की तरफ से अभी तक इनको भरने का आदेश नहीं हो रहा है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल पाशा, TV24। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रीतम सिंह ने मंत्री धन सिंह रावत पर प्रदेश के नेताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मंत्री धन सिंह रावत विपक्ष के विधायकों से नहीं मिलते, वो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मंत्री उन्हें समय ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए उन्हें एक दिन के सांकेतिक धरने के लिए मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस के अल्मोड़ा निकाय चुनाव प्रभारी और धारचूला विधायक हरीश धामी ने निकाय चुनाव को लेकर बैठक की। इस बैठक में विधायक मनोज तिवारी, मेयर पद के दावेदार और कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। हरीश धामी ने बैठक के दौरान सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की। बैठक में धामी ने अपने राजनीतिक अनुभव साझा करते हुए कहा कि संगठन की ताकत और एकजुटता ही जीत का मुख्य आधार है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव में पूरी ऊर्जा के साथ जुटने की अपील की। देखिए, आप देख रहे हैं शायद सबसे लेट मैं ही हुआ हूं, नहीं तो पूरे प्रदेश में जितने लोगों को प्रभारी बनाया गया सबने मीटिंगें कर ली, सबने कमेटी जो है रिपोर्ट
प्रदेश स्तर पर पहुंचा दिया है और पूरे प्रदेश में एक हर्ष और उल्लास का जो है माहौल है और विशेषकर कांग्रेस के युवाओं में विशेष तौर पर जोश है। आपने देखा होगा देहरादून में युवाओं का जो रैली निकली, एक अपने आप में बेमिसाल रैली थी। तो इससे आप आकलन कर सकते हैं कि कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है और इस बार चाहे नगर निगम है या नगर पालिका है, इसमें जो है कांग्रेस बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेगी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में काशीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश कुमार चौबे के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि भारत में हर धर्म हर जाति का बराबर सम्मान है। भारत ने बांग्लादेश को हमेशा अच्छे पड़ोसी के रूप में देखा है और समय समय पर बांग्लादेश की हर स्तर पर मदद की है, लेकिन आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार चिंता का विषय है। वहां की सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। काशीपुर बार एसोसिएशन ने ज्ञापन के जरिए भारत सरकार से अपील की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के प्रति कठोर कार्रवाई की जाए। मांग हमारी यही है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, सरकार को हम ज्ञापन के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि वो इस पर कुछ कार्रवाई करें और वहाँ जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर रोक लगे, उनकी सरकार को चेतावनी दें, जैसे भी करें, लेकिन हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को रोका जा सके। हम तो आंदोलन तो हम तो सरकार से कह सकते हैं, हमारे आंदोलन से तो बहुत ज़्यादा यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी हम सरकार को बार बार चेताएंगे कि सरकार जो है चेते और उसमें हस्तक्षेप करे। आज हमारे 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है। गुरु जी ने सनातन धर्म के लिए अपने प्राण बलिदान किए और आज का माहौल बांग्लादेश में ऐसा है कि वहाँ पर जो हिंदू लोग जो उनकी जन्मभूमि है वहाँ पर उनके साथ अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेश की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। इसलिए हम लोग इस ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार को ये निवेदन करते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर ध्यान दें। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के संयुक्त सचिव सेंथिल पांडियन ने शुक्रवार को विकास भवन के सभागार में आकांक्षी जनपद कार्यक्रम और जल संरक्षण संवर्धन अभियान की समीक्षा बैठक ली। इसमें अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत तालाब का निर्माण और वृक्षारोपण का काम होता है। संयुक्त सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाया जाए कि कौन सा पानी पीने लायक है और कौन सा नहीं। वहीं बैठक में जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। योजना का अभी हम मानसून सीजन खत्म होने के बाद यहाँ आकर हम समीक्षा करने आए थे। योजनाओं का क्या रहा है, उसमें करने में, इम्प्लीमेंट करने में क्या सफलता मिली है और कहीं पर कोई कठिनाई हुई तो क्या कठिनाई हुई, उसको आंकलन करने के लिए हम लोग आए हैं। उसमें आज जिलाधिकारी साहब और सीईओ साहब सभी लोग मिलकर जिले के सभी इस योजना से संबंधित सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग करके विकास भवन में अभी हमने समीक्षा कर लिया। अब फील्ड में जाकर जो भी इन्होंने कार्य अच्छा कार्य किया है उसको हमें दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पर डीएम साहब भी मेरे साथ हैं, सीडीओ साहब भी मेरे साथ। उत्तराखंड में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। दूसरी ओर महिला के आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक तीखे हमले किए हैं और प्रियंका गांधी ने नारा भी दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज हमारे बीच हमारे संवाददाता आरिफ खान से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ भाजपा नेत्री प्रियंका अग्रवाल ने खास बातचीत की। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, कुछ मुद्दों को लेकर, महिलाओं का आरक्षण को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा नेत्री प्रियंका अग्रवाल हमारे साथ हैं। उन पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उनसे तमाम सवाल पूछेंगे। मैम, आपका स्वागत है चैनल में। धन्यवाद। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस भाजपा और में लगातार सरगर्मियां तेज हो गई हैं, बिसात बिछाना शुरू कर दी है और कांग्रेस दावा भरती है कि हम महिलाओं का आरक्षण देते हैं, 33% चुनाव लड़ाने की बात करती है, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे पे कहां खड़ी होती है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा। इस समय इलेक्शन का टाइम चालू हो चुका है और जो एक 33% के आरक्षण की आपने बात करी महिलाओं के लिए, वो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी का दिखा आपको टिहरी में। उन्होंने वहां से सांसद बना के संसद तक एक महिला को पहुंचाया। कांग्रेस में अभी हमको लग रहा है ऐसा कोई कैंडिडेट है नहीं।
इसीलिए अभी तक कोई भी कैंडिडेट सामने दिखा नहीं है महिला में। और प्रियंका गांधी जी का एक बयान था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। हमको वो लग रहा है कि हवा हवाई साबित हो चुका है, क्योंकि उनके पास में कोई कैंडिडेट नहीं है और महिला हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो क्या उनके पास में कैंडिडेट भी नहीं दिख रहा है कोई महिला का क्षेत्र में? और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, महिला केवल भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं होती है, महिला हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी अब आगे। मैम, बात करें जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव बिल्कुल करीब हैं, आरक्षण होने जा रहा है, चुनाव नजदीक है, तो महिला को क्या सम्मान देगी आपकी पार्टी? महिला आज तक भारतीय जनता पार्टी से कभी निराश नहीं हुई है और आगे भी निराश नहीं होगी। कोई ना कोई आएंगे, कैंडिडेट है हमारे पास में, गुप्त कैंडिडेट। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे साथ बेबाकी से अपनी बात रखी प्रियंका अग्रवाल जी थी, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री हैं, समाजसेवी भी हैं, लगातार समाज में जन समस्याओं का समाधान करने के लिए खड़ी रहती हैं, जनता के सुख दुख में साथ दिखाई देती हैं। आप जुड़े रहिए, मैं आपके साथ आरिफ खान। इसी के साथ न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।